नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में आज हम लोग मार्च और अप्रैल दोनों का कंबाइंड एक ही वीडियो में एक साथ करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इधर मार्च और अप्रैल में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी घटनाएं हैं जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको पूरा देखिए। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जाने के लिए संभावित हैं, उनको आप नोट करते चलेंगे तो और बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम जानकारी के स्तर की बात करें तो हम सामान्य जानकारी वाले बातें भी बताएंगे उन घटनाओं के बारे में, और परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी जो है यहाँ पर हम इंगित करेंगे। लेकिन आपका क्या काम है कि आप जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जो है साथ में नोट कर लें, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स यूपी का जो है कंप्लीट हो जाए। 2 महीने का इसमें हम एक साथ कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को है, आप सभी जानते हैं। अब जो है 3 महीने से कम का समय बचा है। हमारे संस्थान के द्वारा एक जो है स्पेशल टेस्ट जो रिवीजन क्रैश कोर्स के नाम से है उसको लॉन्च किया गया है, और ये 2 बैच हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। और दूसरे बैच में अभी भी एडमिशन ओपन है, अगर आप चाहें तो आप प्रवेश ले सकते हैं। इसमें आपको लगभग 13,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि हम एक साथ सब कुछ दे देंगे, हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आप जो है एक शेड्यूल टाइम पर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी हैं, जीएस के क्वेश्चंस भी हैं, करंट अफेयर्स भी है। हर संडे को फुल टेस्ट भी होगा। करंट अफेयर्स की आपको मंथली मैगजीन भी मिलेगी। साथ में आपको हिंदी का पूरा वीडियो कोर्स यानी वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो ये रिवीजन के लिए जो है बिल्कुल वेल प्लान्ड एक जो है बैच है, जो हमारे टेलीग्राम और जो है हमारे ऐप के माध्यम से संचालित है। इस क्रैश कोर्स से जुड़ने के बाद में आप जब लगातार टेस्ट देंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसमें आपको उसी लेवल के प्रश्न जो आपसे अभी अपेक्षित हैं, जो आयोग का लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अनुसार ही टेस्ट कराए जा रहे हैं। और ये टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। इनकी पीडीएफ भी आपको सॉल्व दी जा रही है, जिससे आप चाहें तो प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो है रिवीजन के लिए अपने जो है मोबाइल या लैपटॉप में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इससे जुड़ने के लिए आपके पास 2 नंबर हैं। आप जो है इनमें किसी पर भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं, और आपको पूरा जो है प्लान बता दिया जाएगा। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं और फुल टेस्ट भी है, और रोज़ का जो है 120 क्वेश्चन कराया जाता है, और जिस दिन संडे होता है उस दिन 200 क्वेश्चन का फुल टेस्ट भी कराया जाता है। तो इस तरह से ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन आपका चल रहा है, तो उसके साथ में आपकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप इससे बैच से जुड़कर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके अभी भी अपना जो है एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो हमारा है वो आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश में जो है एंटी रोमियो दल बनाया गया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल बनाया गया था, जिससे छेड़छाड़ की घटनाओं इत्यादि से जो है पुलिस निपट सके। उसी की तर्ज पर उसको फॉलो करते हुए दिल्ली में एक शिष्टाचार दस्ता बनाया गया है, दिल्ली की जो नई सरकार है, और सेम कॉन्सेप्ट वही है, उत्तर प्रदेश से ही इसको जो है लिया गया है। तो ये दस्ता जो है महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। इसके साथ ही दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे और सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये जो है जो नवाचार है दिल्ली पुलिस का, ये सराहनीय है, और ये जो है उत्तर प्रदेश से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद की बात करते हैं। आप जानते हैं जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो एक नवरत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। और अभी जो है इसका जो है रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में इसने एक उपलब्धि हासिल की है। ये गाज़ियाबाद में है। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए अश्विनी रडार खरीदने के लिए इस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, चूँकि गाज़ियाबाद में स्थित है,
तो आपको उत्तर प्रदेश विशेष में आपसे पूछा जा सकता है कि किस लिए ये जो है समझौता ज्ञापन या MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ यूनियन MOU। तो ये अश्विनी रडार याद रखिएगा, उसके लिए किया गया है। अब अनुबंध की राशि लगभग 2900 करोड़ रुपए है। अश्विनी रडार का उपयोग क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, भले ही आपके क्वेश्चन इससे नहीं आ सके, लेकिन रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे सब्जेक्ट्स में आपको जानना जरूरी है कि अश्विनी रॉकेट का उपयोग उच्च गति वाले लड़ाकू विमानों, मानव रहित हवाई वाहनों और हेलीकॉप्टर जैसी धीमी गति वाले लक्ष्यों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए संदेश भेजने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हम जो है फैक्ट लेंगे। हम बात करते हैं अयोध्या में मॉडल गांव की। अभी अयोध्या में कुछ मॉडल गांव चयनित किए गए हैं और इनकी संख्या भी यहाँ पर डिस्क्लोज्ड है। 1147 मॉडल गांव अयोध्या में बनाए जाएंगे, जिनका विस्तार 772 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत है। अब ये मॉडल गांव क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये आदर्श गांव हैं। तो यहाँ जितनी भी सुविधाएं होंगी वो आइडियल सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जो एक गांव में जो एक आदर्श संकल्पना है उसके अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि वहाँ पर आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा, यानी कि सीवर और रोड, इस तरह का जो है स्ट्रीट लाइट्स, शौचालय, विद्युत उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, इन सब का निर्माण किया जाएगा। जो एक आदर्श गांव में होना जरूरी है, ऐसी सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं ET यानी इकोनॉमिक्स टाइम गवर्नमेंट डिजिटेक वार्षिक पुरस्कारों की बात कर लेते हैं 2025 की। इसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च 2025 में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वार्षिक पुरस्कारों का वितरण किया गया ET के द्वारा, और ये कहाँ पर आयोजन हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा इसका आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश को इसमें E-गवर्नेंस की 5 श्रेणियों में पहला पुरस्कार मिला है। जो क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी के जो है पुरस्कार मिले हैं, किस श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। तो E-गवर्नेंस की श्रेणियों में 5 श्रेणियों में पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किए गए हैं। और श्रेणियाँ आपको ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर 5 लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो एक सामान्य जानकारी लिखे जान लीजिए कि सार्वजनिक सेवाओं में यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ में AI का इस्तेमाल करने के लिए स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता, इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, डेटा एनालिटिक्स, सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार के लिए दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप याद रखिए, हाँ मेंस के नज़रिए से अगर आप जो है PCS का मेंस देने जा रहे हैं तो आपको जो है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और UP पुलिस को महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए ये प्रदान किया गया, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर लगभग 66 करोड़ लोगों ने जो है महाकुंभ में जो है प्रतिभाग किया था, वहाँ पर श्रद्धालु आए थे। तो वहाँ पर जो है भीड़ प्रबंधन तंत्र एक जो है बड़ी चुनौती थी। उसमें पहली बार जो है प्रयागराज पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया था। इसी तरह से स्मार्ट मोबिलिटी है और बाकी श्रेणियों में अलग अलग आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि किनको मिला, बस उत्तर प्रदेश को 5 उसमें पुरस्कार मिले 5 श्रेणियों में, ये आपको जानना जरूरी है। अगली बात करते हैं NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, प्रोजेक्ट नहीं सॉरी ये प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ मार्च 2025 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन कहाँ किया, गोरखपुर में। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि NCAP का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ। तो ये इसका जवाब आपका होगा कि ये गोरखपुर में आयोजित हुआ। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे, तो नगर निगम जो गोरखपुर का है और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। अब इसमें जो है प्रमुख चर्चा किस बात पे हुई, तो इस कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2027 तक गोरखपुर के खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के उपायों पर चर्चा की जाती है। अभी क्या होता है, जो नगर निगम द्वारा जो है कचरा इकट्ठा किया जाता है उसको किसी जो है वीरान साइट्स पे शहर के बाहर ले जाकर उसको जला दिया जाता है या जो है इसको डंप किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीके जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो
आप जानते हैं आज की जो है नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, कचरे से कूड़े से जो है बिजली तक बनाने की टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो इसलिए जो है किस तरह से जो है कचरे को ना जलाकर उसका किसी और तरह से डिस्पोजल कर दिया जाए जो पर्यावरण हितैषी हो, तो इस पर जो है इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 20 से 34% तक कम करके भारत में वायु गुणा में शुरुआत के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये NCAP का जो है लक्ष्य था कि पार्टिकुलेट मैटर की जो है जो डेंसिटी है, सांद्रता है, उसको 20 से 30% तक कम करना था 2024 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेजा मेले पर प्रतिबंध। नेजा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता था? ये संभल में आयोजन किया जाता था। अभी हाल ही में इसमें गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपसे जो है जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये नेजा मेला कहाँ पर आयोजित होता रहा है, इसके बारे में आपको जो है बताया पूछा जा सकता है। तो आपको संभल का नाम याद रखना है। जिला प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। और ये जो मेला है ये सैयद सालार मसूद गाजी की याद में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि एक जो है मुग़ल आक्रांता था। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था। अब्दुल सालार गाजी की कब्र बहराइच में स्थित है। इस कब्र का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये सब आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। और पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच हुए संघर्ष में गजनवी की सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। और ये जो सैनिक जहाँ जहाँ मारे गए थे उनकी कब्रों पर ही जो है जगह जगह पर जो है मज़ारे बनाकर मेले का आयोजन किया जाता रहा है। तो उसी में से एक जो है नेजा मेला को अब प्रतिबंधित कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अभी मार्च 2025 में जारी की गई थी और इसमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कितने हैं? लगभग 14,000 वर्तमान में कार्यरत हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पर हैं, तो नोएडा में है। नोएडा के बाद लखनऊ, गाज़ियाबाद और कानपुर का स्थान है। हालांकि इतना डीप डेटा आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल स्टार्टअप्स का अगर देखा जाए कितना भाग है, तो कुल स्टार्टअप्स में देश के 9.6% लगभग उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि एक अच्छा खासा जो है पूरे देश के हिसाब से एवरेज है। और वर्ष 2024 में प्रदेश में 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया था। यूनिकॉर्न क्या होती है? वो स्टार्टअप होते हैं जिनका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। बिठूर महोत्सव। बिठूर आप जानते हैं कहाँ पर है? कानपुर नगर में है। और प्रतिवर्ष जो है बिठूर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन अभी हाल ही में 21 से 23 मार्च तक किया गया है। बिठूर का वर्ष 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जो है फिर से पलट के देखिए तो नाना साहब, रामचंद्र, पांडुरंग, तात्या टोपे इत्यादि ने जो है बिठूर से ही क्रांति का नेतृत्व किया था। कभी आपको बिठूर जाने का सौभाग्य मिले तो बिठूर में जो है एक स्मारक भी बना हुआ है 1857 की क्रांति में। एक संग्रहालय है, वहाँ पर बहुत ही दुर्लभ चीज़ें रखी हुई हैं 1857 की क्रांति संबंधित। आप वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जीवंत हो जाएंगी क्रांति संबंधित। तो जब भी कानपुर जाने का आपको मौका मिले एक बार जो है ज़रूर जाइएगा। पर्यटन स्थल के रूप में भी है, गंगा नदी का तट भी है, तो उसका धार्मिक भी महत्व है और हमारे जो है इतिहास में जो है उसका एक अच्छा खासा महत्व है। वहाँ पुराना किला भी है। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन सफारी की बात करते हैं। तो मार्च 2025 में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में एक डॉल्फिन सफारी की स्थापना की जाएगी। डॉल्फिन सफारी की स्थापना कहाँ की जाएगी, यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। इसकी स्थापना वाराणसी में की जाएगी। गंगा नदी में कैथी से ढकवा गांव के बीच ये सफारी स्थापित की जाएगी, जहां पर डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और ये जो डॉल्फिन है इस प्रजाति को हम क्या कहते हैं, क्योंकि गंगा में पाई जाती है सिर्फ, इसलिए हम इसको गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा भी मिलेगा। और गैंगेटिक डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के एक अंतर्गत उसको रखा गया है।
आगे बढ़ेंगे, अगला फैक्ट देखते हैं। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, आपने टेक्सटाइल पार्क तो खूब पढ़े होंगे, ये बात हो रही है टेक्सटाइल मशीन पार्क की। तो जो टेक्सटाइल का हब है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर इसकी स्थापना होने जा रही है। कौन सी जगह वो है, निश्चित रूप से आप जान गए होंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी कि कानपुर नगर। तो कानपुर में इसकी स्थापना होने जा रही है। इस पार्क का विकास कानपुर के भोगनीपुर क्षेत्र के चपरघटा में जो है होने जा रहा है, और ये PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट मिक्स मॉडल पर इसका विकास हुआ जाएगा। इस पार्क में टेक्सटाइल उद्योग में लगने वाले जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया टेक्सटाइल मशीन पार्क, यानी टेक्सटाइल उद्योग में जिन मशीनरीज का प्रयोग होता है उनका उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अभी अधिकांश जो है मशीनरी हमको बाहर से मंगानी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ा भी होगा कि जो है प्रधानमंत्री PM मित्र योजना के तहत कई सारे जो है टेक्सटाइल पार्क भी स्वीकृत हुए, जिसमें एक लखनऊ में भी है। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ग्रो करने के लिए ये एक अच्छा कदम लिया गया है, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं, एग्री वोल्टेइक प्रोजेक्ट। आपने वोल्टेइक प्रोजेक्ट सुना होगा। वोल्टेइक बैटरी किस में काम आती है, तो वोल्टेइक बैटरी आप जानते हैं कि सोलर पैनल में काम आती है। उसी से मिलता जुलता टर्म है एग्री वोल्टेइक, यानी जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ एग्रीकल्चर भी हो रहा हो और हम सोलर एनर्जी का भी, से बिजली का भी उत्पादन कर रहे हों। तो ये एक प्रकार की क्या है, समानांतर कृषि है, पैरेलल कृषि है, जहाँ पर हम सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ खेती का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में सौर ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों तरह की जो है सोलर पैनल उपलब्ध हैं, जगह जगह लगाए जा रहे हैं। तो किसानों के पास भी बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, कई किसानों के पास जो है, और कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें आप एक तरफ जो है सोलर पैनल लगाकर और बाकी जो है स्थान पर खेती भी कर सकते हैं, या से सोलर पैनल की आड़ में उसके नीचे भी खेती कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इसको नाम दिया गया एग्री वोल्टाइक प्रोजेक्ट, जिससे कि जो है सोलर एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो सके, सोलर बिजली उससे उत्पन्न हो सके, और साथ ही जो है खेती भी साथ साथ चलती रहे। तो ये प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा नीति 2022 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया है, और इस तरह की खेती यानी इस तरह की समानांतर खेती अपनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। तो जहाँ पर भी पहला शब्द जुड़ जाता है वो अपने आप में ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी उद्यमिता महोत्सव। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, पहले तो ये मार्च में आयोजित हुआ, मार्च के अंतिम सप्ताह में 27 से 30 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ, और ये IIT कानपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया था। और इस महोत्सव की जो थीम थी, उसको थीम का नाम दिया गया पंता रेई। तो कोई भी आयोजन होता है, 2-3 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, कब आयोजन हुआ, कहाँ आयोजन हुआ, और उसकी जो थीम क्या थी। तो थीम इसकी पंता रेई है। पंता रेई का अर्थ होता है सब कुछ प्रवाहित होता है। क्या मतलब होता है, सब कुछ प्रवाहित होता है, ये इसका जो है थीम थी। आगे बढ़ते हैं, अहेतुल्ला लॉन्गिस्टोरिप सांप, ये एक प्रकार की विशेष सांप की प्रजाति है जो बहुत दुर्लभ होती है, और इससे पहले ये सांप जो है केवल पश्चिम बंगाल के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया था, और अब ये जो है दुर्लभ सांप उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में, दुधवा नेशनल पार्क का जो टाइगर रिजर्व है उसमें इसको जो है देखा गया है। और इसकी विशेष पहचान होती है, इसकी लंबी थूथुन वाला जो है इसका मुंह होता है। ये मानव के लिए घातक या जहरीला नहीं होता है, यानी जो है इससे कोई जो है विशेष खतरा मानव को नहीं होता है। और इसका शरीर लंबा और पतला होता है, जो आमतौर पर चमकीला या हरा भूरे रंग का होता है, जिससे इसे पत्तियों में छुपने में आसानी होती है। और ये कोलूब्रिडे नामक जो है फैमिली जो सांपों की है उससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखा है कि ये कहाँ पर देखा गया, ये दुधवा टाइगर रिजर्व में अंदर देखा गया। आगे बढ़ते हैं, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ, 21 से 23 मार्च तक हुआ।
और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता सोच संस्था तथा कांतिधरा साहित्य अकादमी मेरठ के द्वारा किया गया। इसका फ़ायदा क्या है? भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक सहयोग और संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए किया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल की खोज की गई। कच्चे तेल की कहाँ पर खोज की गई? पूर्वांचल के जो है सुदूर पूर्वांचल का जो ज़िला है, सीमांत ज़िला, वो है बलिया। बलिया में कच्चे तेल के भंडारों की खोज की गई है। ये खोज बलिया के सागरपल्ली गांव में की गई है। ONGC के द्वारा जो है ये खोज की गई है और इस तेल भंडार का विस्तार बलिया के सागरपल्ली से लेकर प्रयागराज के फाफा मऊ तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अभी तो ये खोज की गई है, जब यहाँ से तेल निकलने के लिए जो है व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी तो निश्चित रूप से जो है इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को होगा। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा जो है कि अयोध्या में, प्रयागराज में, बनारस में कई जो है जितने भी जो धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो उसी तरह से काशी और अयोध्या के बाद ये तीसरा जो है मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट होगा, कॉरिडोर प्रोजेक्ट होगा। ये कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ेगा जो कि मथुरा में है। इस कॉरिडोर की लंबाई 6 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन बहुत ही बृहद स्तर पे हो रहा था, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है मार्च 2025 में, उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जहां पर इथेनॉल उत्पादन क्षमता 2 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष है। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में अग्रणी है, इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जा सकते हैं। और ये 2 बिलियन से बढ़कर 2.5 बिलियन तक जो है क्षमता बढ़ाई जाएगी, ऐसा प्रयास चल रहा है। और एशिया में इथेनॉल का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है? वो गोंडा में लगाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, गोंडा में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। इथेनॉल के क्या फ़ायदे हैं? एक तो इथेनॉल एक रंगहीन तरल होता है जिससे स्वच्छ ईंधन के विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम होती है। आगे बढ़ेंगे और एक चिंताजनक न्यूज़ है आगे। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में जो है बढ़ोतरी देखने को आई है। अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है एक वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है अब कितनी हो गई है? 1000 जीवित बच्चों पर 38 है और वहीं पर नवजात मृत्यु दर 28 है। तो दोनों ही जो है चीज़ें चिंताजनक है कि अभी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी अभी भी हम इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे हैं और नवजात और बच्चों की मृत्यु अभी भी हो रही है। प्रदेश में 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं उनमें से 43 बच्चे जन्म लेने के 5 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। ये जो है नवजात शिशु मृत्यु दर है। नवजात बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण भी जो है क्या होता है कि जन्म लेते समय ही उनमें कोई ना कोई संक्रमण होता है, जिसमें से बहुत सारे जो है संक्रमण जो है ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है गंभीर रूप से जो है बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। 1 अप्रैल को कहाँ पर ये सम्मान मिला है? गोवा में सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है? गोवा के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय द्वारा इसको प्रदान किया गया है। ये विभाग को यह सम्मान महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का बायो CNG संयंत्र और ऊपर से पहला बायो CNG संयंत्र तो महत्वपूर्ण हो जाता है। बायो CNG संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? प्रयागराज में। और ये प्रदेश का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, कभी भी इस पर आपसे प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रदेश का पहला बायो संयंत्र होने के साथ साथ ही देश का दूसरा बायो CNG संयंत्र है। ये संयंत्र क्या करेगा? पराली से, जो खेत में अवशेष होते हैं फसलों के, मुर्गी के कूड़े से,
गोबर और गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाएगा। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक पोर्टल है जिसको स्कॉच अवार्ड मिला है, तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 9 अप्रैल को ये उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित किया गया है। इसमें खासियत क्या है, इसके माध्यम से गंभीर अपराध वाले मुकदमों की जांच तीव्रता और की निगरानी की जाती है कि मुकदमे में ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबी लंबी डेट्स लग रही हैं, और इंटेंसिव तरीके से नज़र रखी जाती है कि जो महत्वपूर्ण गंभीर अपराध वाले मुकदमे हैं उनका निस्तारण तेज़ी से किया जाए। इसके माध्यम से समय पर चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जाता है और 85,000 से अधिक अपराधियों को दोष सिद्ध इसके माध्यम से किया गया है, जल्दी त्वरित कार्रवाई करवा कर, तो इसी वजह से इसको अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। असॉल्ट एविएशन की नोएडा में एक वर्कशॉप खोली जा रही है। ये क्या काम करेगी, जो भारत के पास राफेल और मिराज 2000 सेना के लड़ाकू विमान हैं, इनकी मरम्मत सिखाई जाएगी, क्योंकि ये तो विदेशी कंपनियों के विदेशों से प्राप्त किए हैं हमने फ्रांस से और बाकी जगहों से, तो ऐसी दशा में भारत में ही इसकी मरम्मत संभव हो, उसके लिए नोएडा में ये वर्कशॉप खोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नोएडा में खोला जा रहा है और कंपनी वर्कशॉप के अतिरिक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करेगी, जिससे वायु सेना के द्वारा प्रयोग किए जा रहे विमानों की मरम्मत देश में सुगमता से और जल्दी से हो सके। उसका रखरखाव करने में हम विदेशों पर निर्भरता को कम कर सके। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक नई योजना लॉन्च की गई जिसका नाम दिया गया है रेशम सखी योजना। नाम से ही स्पष्ट है कि रेशम का उत्पादन यानी सेरीकल्चर के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर ये योजना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये रेशम सखी योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के तहत महिलाएं घर बैठे रेशम कीट पालन, जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं टेक्निकली, वो कर सकती हैं और उन्हें एक आय का स्थायी स्रोत इससे प्राप्त हो जाएगा। योजना का जो लक्ष्य है ये भी महत्वपूर्ण होता है, 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन कार्य से जोड़ना, यानी इस योजना में उनको शामिल करना। पहले चरण में 2025-26 तक 15 जिलों की 7500 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। बाकी का लक्ष्य दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। इसके बाद महिलाओं को जो सहतूत है, जिसको मलबरी कहते हैं, जिसको ब्रच होता है, और टसर सिल्क जिसको तसर कहते हैं वैसे शुद्ध हिंदी में, तो तसर सिल्क के प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे रेशम कीट पालन करना है। और सहतूत रेशम के लिए प्रशिक्षण कर्नाटक के मैसूर में और तसर सिल्क के लिए झारखंड के रांची में आयोजित किया जाएगा, जहां पर इनके मुख्य केंद्र हैं। और ये योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयास से लागू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया जाता है, जिसमें सांसद लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें कई सारे विद्यालय के छात्र छात्रा आते हैं। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया, 19 से 22 अप्रैल तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, मतलब जितने भी मैक्सिमम खेल हैं सभी को शामिल किया गया। इसमें जूनियर श्रेणी में कक्षा 9 से 12 और सीनियर श्रेणी में विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया और विभिन्न श्रेणियों में उनको पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी को संस्थान अभी हाल ही में सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने फॉरेंसिक हैकाथन 2025 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। और ये हैकाथन राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का हिस्सा था, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब इसमें जो BHU की टीम है जिसको पुरस्कार मिला, उसको 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह दिया गया है। पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे।
अगला देखते हैं हम, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये योजना जो है बहुत पहले से चल रही उत्तर प्रदेश में। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें धनराशि को बढ़ा दिया गया है। अभी तक इस योजना में जो सामूहिक विवाह के अंतर्गत जो वर वधू होते थे उनको 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। अब इसको बढ़ाकर जो है 1 लाख कर दिया गया है, 51,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये 1 लाख रुपए जोड़े को 3 चरणों में दिए जाएंगे। 75,000 रुपये तो सीधे कन्या के खाते में, जिसका विवाह होने जा रहा है उसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके अलावा जो है शादी की खरीदारी और इस सब चीज़ों पर जो है 10,000 और 15,000 जो है ये सब अलग से दिए जाएंगे। अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत हुई थी। और सामूहिक विवाह के लिए एक शर्त है कि जब 10 आवेदन कम से कम आ जाते हैं, 10 जोड़ों का पंजीकरण हो जाता है, तब ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे जलाशयों को पर्यटक स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 7 बांध और जलाशयों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखिए, इसमें हो सकता है कि आपसे ये ना पूछा जाए कि किनको पर्यटक स्थल बनाए गए, लेकिन ये जो बांध हैं, जो जलाशय हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं, ये उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आपसे सीधे पूछा जा सकता है। जैसे गुंता बांध ये चित्रकूट में है, अर्जुन डैम महोबा में है, धंधरौल डैम सोनभद्र में है, मौदहा डैम हमीरपुर में है, गढ़मऊ झील कहाँ पर है, झांसी में, मझौली सागर सिद्धार्थनगर में है, और नवाब टैंक बांदा में है। तो हो सकता है इसमें से आपने एक भी नाम ना सुने हो अब तक, लेकिन चूंकि अभी करंट अफेयर्स का हिस्सा बन गए हैं, स्टैटिक जीके तो यही है, तो आपसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जहाँ पर अभी जो है एक हवाई अभ्यास किया गया। वहाँ पर जो है वायुसेना के विमान उतरे और वहाँ से उन्होंने लैंडिंग भी की और वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ भी किया। तो ये जो है कहाँ पर हुआ, शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.5 किलोमीटर एक लंबी हवाई पट्टी भारत की ऐसी एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है जो रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा से युक्त है। आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी की दशा में वायुसेना के विमान यहाँ पर जो है रात्रिकालीन रात में भी उतर सकते हैं, मान लीजिए उनको रिफ्यूल की आवश्यकता है। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना ने 2 मई 2025 को इस हवाई पट्टी की पहली बार दिन और रात के समय लैंड एंड गो अभ्यास को सफलतापूर्वक किया, जिसका टेस्टिंग भी हो गई है। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 200, MiG-29, जगुआर और साथ में परिवहन विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस AN-32 और M-17V5 हेलीकॉप्टर शामिल थे। तो ये जो है अभ्यास कार्य सफलतापूर्वक किया गया। अब गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आप जानते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का जो फेज 1 है वो लगभग 594 किलोमीटर का है। ये सबसे पहले जो है मेरठ से और प्रयागराज को जोड़ेगा और उसके बाद फेज़ 2 में बढ़ेगा। इसमें ये जो परियोजना है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर की है। तो पहला चरण अभी जो है कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और आगे चल के जो है ये पूरा जो है दिल्ली से बलिया तक जो है सुगमतापूर्वक कोई भी यात्रा कर सकेगा, क्योंकि बीच बीच में जो एक्सप्रेसवेज हैं उनसे भी आपस में ये जुड़ते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला हम जो है देखते हैं। अभी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है उत्तर प्रदेश में, चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। ये मान लीजिए कि 99% जो है ये आपके एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन, इसको मान के चलिएगा, चाहे RO में आएगा चाहे PCS में आएगा, जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया की आत्मकथा है। और इसका विमोचन भी करने कौन आए, देश के उपराष्ट्रपति महोदय आए, जगदीप धनखड़ जी। तो इस कारण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मई 2025 को इसका विमोचन हुआ गया और ये विमोचन लखनऊ स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किया गया। इस पुस्तक में आनंदीबेन पटेल के जीवन में विभिन्न पहलुओं, उनके शिक्षक के रूप में शुरुआती दिनों से लेकर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उनकी पूरी यात्रा का, कुल मिलाकर उनकी पूरी आत्मकथा आई है, तो उनका पूरा संघर्ष, उनका पूरा कार्यकाल इसमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो है
1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, ये 7 जिलों कौन है? प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 100 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों को भी आयुष्मान प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना में, PM जय योजना में शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। पहले जो है 100 बेड से नीचे के अस्पताल थे जो उसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जो पात्र लाभार्थी हैं उनको प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी, जिसमें अस्पताल में भर्ती होना, कोई सर्जरी है या कि कोई अन्य प्रकार की चिकित्सा सेवा है, सभी कुछ जो है शामिल होता है। तो पहले 100 बेड के अस्पताल चूँकि बड़े जगहों पे होते थे, कस्बों में होते थे या जो है शहरों में होते थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 बेड से कम के अस्पताल हैं, वहाँ भी जो है ये सुविधाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो ये जो है सरकार का एक अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो परियोजना लगातार बढ़ रही है। उसमें जो है अब कुल 6 शहर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मई 2025 तक 6 शहरों में, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल सुविधाएं शुरू हो गई हैं। और इस तरह से देश में सबसे ज़्यादा जो है 6 शहरों में मेट्रो चलाने वाला उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य हो गया है। कानपुर मेट्रो 2021 में शुरू हुई थी और मई 2025 तक पूर्ण परिचालन वहाँ पर शुरू हो गया था। और इसी तरह से लखनऊ मेट्रो का जो है 2nd फेज का जो है जो निर्माण कार्य है वो भी प्रारंभ हो गया है। तो मेट्रो की दिशा में उत्तर प्रदेश ने जो है पिछले 10 सालों में ठीक ठाक प्रोग्रेस की है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो है वो मार्च और अप्रैल का उसको जो है पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया। इस वीडियो को बस 1 से 2 बार और रिपीट करके देख लीजिए, आपको कोई भी फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।